तो कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, कौन होगा अमेरिकी महासंग्राम का विजेता? एक बड़ा सवाल जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, कई जगह चौंका रहे हैं तो कई जगह उम्मीद के मुताबिक यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं दोनों प्रतिद्वंदी। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है और तेजी से आ रहे रुझानों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। अब तक के रुझानों में ट्रंप को 207 जबकि उनके प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को 91 सीटों पर बढ़त है। मत प्रतिशत में भी ट्रंप बहुत आगे चल रहे हैं। उधर सबकी निगाहें 7 स्विंग स्टेट्स पर है जिनके नतीजे इन चुनावों का परिणाम तय करेंगे। अब तक के रुझानों की बात करें तो इन स्विंग स्टेट्स में से अधिकतर में ट्रंप को ही बढ़त है। वहीं दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने पारंपरिक राज्यों में बढ़त बना रखी है। कमला हैरिस कोलोराडो और न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेटिक गढ़ में आगे चल रही है। ट्रंप ने फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे बड़े किले बचा लिए हैं। तो ये शुरुआती रुझान है, कितने बड़े झटकों में ये तब्दील हो पाते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का दबदबा नजर आ रहा है और अमेरिकी चुनाव से लेकर जुड़ी हर खबर इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और स्विंग स्टेट्स पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। दोनों प्रतिद्वंदियों ने सबसे ज़्यादा जो अपना ध्यान वो इन स्विंग स्टेट्स पर ही लगाया था और उसका नतीजा कहीं ना कहीं सामने निकलता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में यहाँ पर ट्रंप को बढ़त मिलती नजर आ रही है। स्विंग स्टेट्स के बारे में कहा जाता है कि यहीं से होकर गुजरता है सीधे व्हाइट हाउस का रास्ता। ऐसे में दोनों ही लीडर्स ने, अमेरिका की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था स्विंग स्टेट्स पर और उसी दौड़ में कहीं ना कहीं कमला हैरिस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं कमला हैरिस की राजनीतिक यात्रा पर और साथ में आपको बताएंगे किस तरह से कमला हैरिस का बहुत ही अप्रत्याशित यहां पर पूरा सफर रहा है। इस दावेदारी में हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं इस खास कवरेज में। अमेरिकी महासंग्राम का विजेता कौन, इस पर जारी है हमारी खास पेशकश। और आपको बता दें कि लगातार जो चुनावी रुझान इस वक्त आ रहे हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। किस तरह से इस वक्त तमाम जो खबरें निकल कर आ रही है वो आपको बताएंगे। विवेक मिश्रा, विजिटिंग फेलो ORF अमेरिका एंड डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अशोक जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हमारे साथ। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरह की कांटे की टक्कर नजर आ रही है, शुरुआत से कहा जा रहा था कि इस बार का चुनाव बेहद ऐतिहासिक है और जरा सी भी चूक हुई तो ऐसे में कोई आगे निकल सकता है। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं ऐसे में ट्रंप यहां बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इन रुझानों को हमें देखना चाहिए? और अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पे, आपको लगता है कि शुरुआत में ही बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो हमारे संवाददाता वहां मौजूद है कि ये अभी शुरुआती प्रोजेक्शंस है, असल में कहना अभी सही नहीं होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, दो बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो जो आपने कहा शुरुआती रुझान है, तो वो है जो कि जिसे कहा जाए जो ब्लू स्टेट्स हैं और रेड स्टेट्स हैं। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, आपने बताया एक में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप करीब 200 सीट से आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस की करीब अभी आपने बताया 211 पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें अशोक जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो ताजे आंकड़े सामने आ रहे हैं 211 पर आगे चल रहे हैं और वही कमला हैरिस 145। जी, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये 211 है, ये जिसको कहा जाता है रेड स्टेट्स, मतलब जिसमें कि ये पहले से मानना था, क्योंकि वहां के 50 स्टेट्स हैं, उसमें से करीब 43 स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रिपब्लिकन की तरफ से जा रही थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका झुकाव था और वहीं पर वो हमेशा से रिपब्लिकन्स को ही वोट करती आ रही हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जिनको कि ब्लू स्टेट्स कहा जाता है, जो कि हमेशा डेमोक्रेट्स की तरफ ही वोट करती हैं। तो ऐसा माना जाता था, जो रिपब्लिकन्स के लिए करीब 219 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स वहां पर आएंगे और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए करीब 224 या 226
इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स आएंगे। तो इनको अगर कमला हैरिस को जीत हासिल करनी है 270 की, तो उनको 46 और वोट चाहिए होंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल करनी है तो उनको 51 वोट हासिल करने होंगे। तो हमने जो देखा है, आपने जो अभी आंकड़े बताए 211 और 175 का, 145 का, तो उसमें वही है जो रेड स्टेट्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त आगे बनाए हुए हैं, जो ब्लू स्टेट्स हैं उसमें कमला हैरिस बढ़त आगे अनुमान बनाए के हुए हैं। मुताबिक। हाँ जी, अनुमान जिससे पहले की सोचा जा रहा था, कहीं पर कोई फ्लिप नहीं हुआ है। ये नहीं जो एक ब्लू स्टेट रेड हो गई है या रेड स्टेट ब्लू हो गई है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, और वो है स्विंग स्टेट्स में। स्विंग स्टेट्स में अगर देखा जाए 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और उन 93 में से जैसे मैंने बताया 46 उनको चाहिए कमला हैरिस को जीतने के लिए, 51 चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए। परंतु अब हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, जो 7 स्टेट्स जो हैं उसमें 6 में ट्रंप आगे चल रहे हैं, और अभी नेवाडा में जिसकी केवल 6 ही इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो मतलब जो भी 6 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अगर देखा जाए पिछली बारी 2020 में, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन 7 में से 6 स्टेट पर वो आगे चले गए थे। केवल एक स्टेट थी नॉर्थ कैरोलिना, जिसके 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिसमें कि ट्रंप ने जीत हासिल की थी। तो अगर हम देखते हैं जो 6 स्टेट्स, क्योंकि अभी नेवाडा की तो काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, मैंने बताया उसके तो 6 वोट्स हैं, तो इतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता है वो। और अगर ये वाली जो 6 स्टेट्स में 5 स्टेट में वो आगे चल रहे हैं, 6 स्टेट में वो आगे चल रहे हैं, ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो ये तो कमला हैरिस के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि ये कहा जा रहा था जो उनको वो जो ग्रेट लेक स्टेट्स या ब्लू वॉल स्टेट्स, पेंसिल्वेनिया 19 सीट, मिशिगन 15 सीट, विस्कॉन्सिन 10 सीट, ये वाला तो उनको लेना ही लेना है अगर वो जीत हासिल करना चाहती हैं। परंतु अगर हम देख रहे हैं जो 6 की 6 में वो आगे चल रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। परंतु एक बात मैं कह दूं, ये अभी अर्ली टाइम है, ये रुझान है, अभी कुछ भी अदला बदली हो सकती है। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर काफी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस महाकवरेज में। जिस तरह से अभी शुरुआती प्रोजेक्शन सामने आ रहे हैं, यहाँ पर बढ़त मिल रही है, यही वजह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनकी खुशी साफ तौर पर निकल कर आ रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन इस वक्त जैसे नवादा में अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, इन जो स्विंग स्टेट है, ये जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जिन पर सभी की नज़र है, जिनके पास वो मादा है कि वो कुछ उलटफेर कर सकते हैं, ऐसे में अभी शुरुआती जो आकलन सामने आ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि स्विंग स्टेट्स ट्रंप के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन वही है कि कितना आगे, जैसे पेंसिल्वेनिया में वो करीबन 3% आगे चल रहे हैं और 65% काउंटिंग हो चुकी है, तो 35% अभी भी बाकी है काउंटिंग। तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन आगे चल रहे हैं पेंसिल्वेनिया, और कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया जो फ्लिप कर गए, अगर उन्होंने फ्लिप कर दिया तो वो प्रेसिडेंशियल ले जाएंगे। ऐसा नॉर्मली देखा गया है ट्रेडिशन में, क्योंकि स्विंग स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं वहाँ पे। और जो ब्लू वॉल था वो कमला हैरिस के लिए वो बेस्ट बेट था कि वो किस तरह से, अगर वो ब्लू वॉल बचा जाती है और नेब्रास्का में एक ओमाहा जो एरिया है उनको अगर ले लेते हैं, तो उनकी सर्टेनिटी थी कि ये जीत कमला हैरिस की हो जाती, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन जैसा आप एरिजोना में देखेंगे, अभी कांटे की टक्कर चल रही है, और ऐसा अभी वहाँ पे लोग बता रहे हैं ग्राउंड पे कि करीबन 3 लाख से ज़्यादा वोट अभी गाड़ी में बैलेट्स आ रहे हैं। वो किधर स्विंग करते हैं, तो ऐसा कई जगह जो मेल बैलेट्स हैं, कई ओवरसीज अमेरिकन हैं, उनकी काउंटिंग हुई नहीं है। और तो इसलिए ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि स्विंग स्टेट्स जो हैं पूरा स्विंग कर जाती हैं। लेकिन लास्ट टाइम से 2020 से 2024 में फर्क ये हुआ है कि काफी सारे स्विंग स्टेट्स ने अपने लॉज बदल दिए हैं, और उनमें से एक लॉ ये है कि काउंटिंग जल्दी खत्म करनी है। तो ये जो रुझान है, ये एक इंडिकेशन है कि ट्रंप के लिए एडवांटेज है।
तो साफ तौर पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लगातार ये बात कही जा रही है कि बेहद ऐतिहासिक चुनाव है और जो इनके नतीजे आएंगे उनके नतीजों पर भी सभी की नज़र है, क्योंकि वैश्विक मंच पर जो इस वक्त स्थिति चल रही है, जो इक्वेशन इस वक्त चल रही है, उस लिहाज से इन दोनों ही लीडर्स ने अपने कैंपेन में भी काफ़ी मुखरता से अपनी बात रखी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो इस बार अमेरिकी चुनाव को काफ़ी ऐतिहासिक बनाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं बीते चुनावों के हिसाब से इस बार जो मुद्दे रहे? अर्थव्यवस्था पर बाद में हैरानी हुई कि जो एग्जिट पोल्स आए थे कि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक नज़र ग्राफिक्स के जरिए हम डालना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रही है अमेरिकी चुनाव 2024 को लेकर। यहाँ पर जो अभी प्रोजेक्शन सामने आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप करीब 211 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे चल रहे हैं। साफ तौर पर जो लाल निशान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमला हैरिस 153 इलेक्टोरल वोट्स के साथ अपने जगह पर बनी हुई हैं। जो इनके बैस्टन से वहीं पर साफ तौर पर बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, उनको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है कि वो किस तरफ ऊंट अपना करवट बैठता हुआ नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पर जो प्रोजेक्शन सामने आए हैं, साफ तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है, उनको एक खुशी का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। कमला हैरिस के लिए यहाँ पर एक झटके जैसी बात सामने आ रही है। देखते हैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त करने के हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। शुरुआती प्रोजेक्शंस में कुछ थोड़ी उनको निराशा यहाँ पर सामने मिल रही है। अशोक जी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो इस बार इलेक्शन में छाए रहे और एक तरह का ध्रुवीकरण जो हमने देखा, जो कि पहले कम देखने को मिला है, उस पोलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए कितनी बड़ी जीत हम कह सकते हैं इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के खाते में आने वाली है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सब पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी, अमेरिका की नज़र तो थी ही जो इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि अगले 4 साल तक जो भी वहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं, जो भी व्हाइट हाउस में जाकर अपना निवास बनाते हैं, तो उनकी नीतियां हैं, उनकी नीतियों से अमेरिका चलेगा। और अमेरिका पूरे विश्व का अब सबसे बड़ी न केवल आर्थिक व्यवस्था है, परंतु और तरीके से उसका जो वर्चस्व है, उसका जो प्रभाव है, वो सभी और देशों से ज़्यादा बड़ा है। तो चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहा जाए, उसका मिलिट्री पावर कहा जाए, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है पूरी दुनिया में, बेसिस सब जगह है उसके, अलायंसेस उसके सब जगह हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी है वो, और अर्थव्यवस्था तो जैसे मैंने कहा करीब 26-27 ट्रिलियन डॉलर है, तो करीब 26-27% है पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए जो वहाँ पर होता है, जो नीतियाँ वहाँ पर अपनाई जाती हैं, उनका बहुत ही महत्व है। और दोनों प्रत्याशियों ने अपनी नीतियाँ बताई थी जो हर मुद्दे पर वो क्या क्या करेंगे। तो जो अगर डोमेस्टिक इश्यूज पर देखा जाए, तो जैसे आपने कहा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर तो बहुत ही ज़्यादा वो ध्यान दिया गया, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया। और वो हमेशा होता है और हर डेमोक्रेसी में, हर इलेक्शन में होता है। आपको याद होगा 1990 के दशक में जब बिल क्लिंटन थे, जॉर्ज H.W. बुश थे, तो उनके जब हो रहे थे, इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड, मतलब वो अर्थव्यवस्था के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है जो कैसे कोई इलेक्शन लड़ा जाता है और कैसे इलेक्शन का नतीजा आता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो इकोनॉमी ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बताते रहे हैं जो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, जो उनके मॉर्टगेज प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो कॉमन गुड्स हैं, डेली नेसेसिटीज़ हैं, उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा बना है, इमिग्रेशन बहुत मुद्दा बना है, और फिर जेंडर इश्यूज़ को कमला हैरिस ने, क्योंकि अभी 2 साल पहले हमने देखा वो जो रो वर्सेस वेड जजमेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो 50 साल से चल रहा था, उसको भी नकार दिया गया है। तो ये तो डोमेस्टिक मुद्दे थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय उस पे भी बहुत ऐसे मुद्दे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे जो मेरे
4 साल का कार्यकाल था, उसमें कोई जंग नहीं हुई, अमेरिका ने कोई विश्व में कोई युद्ध नहीं होने दिया। और जो बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल में 2 बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। तो एक तो युद्ध का मसला था और दूसरा अलायंसेस का, क्योंकि सारे जो ये देश हैं यूरोप में, यूके में जिसका स्पेशल रिलेशनशिप है, नेटो के जो पार्टनर्स हैं, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जिनकी है, जापान है, ताइवान है, वगैरह वगैरह, यूक्रेन है सबसे महत्वपूर्ण, ये सब देखते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो कमिटमेंट है वो अलायंसेस के साथ, वो यूरोपियन सिक्योरिटी के साथ बहुत शिथिल नजर आती है। तो इसीलिए उन सब के ऊपर बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त अमेरिकी चुनाव पर टिकी हुई हैं। चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। चंद्रशेखर, जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां इस वक्त चल रही हैं, जिस तरह का अनरेस्ट है, वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना। एक आम अमेरिकन ने उस पर भी बहुत मुखर तरीके से अपनी राय रखी कि और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जिस तरह से ये जो जंग का माहौल है उसको कहीं ना कहीं हटाते हुए वो एक स्वर्णिम युग की वापसी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आएंगे अमेरिका के लिए। किस तरह से ये जो इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, जो वर्ल्ड ऑर्डर निकल कर आ रहा है, उस पर अमेरिकी चुनाव के नतीजे का असर साफ तौर पर नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल पूछा इसका मैं जवाब देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आ रहे हैं जिसको दर्शक जानना चाहते हैं वो एक बार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 211 इलेक्टर्स में, इलेक्टोरल जो सीट्स, इलेक्टोरल कॉलेज है जो, उसमें 211 में वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह कमला हैरिस जो हैं वो 153 में बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्विंग स्टेट्स पे सबकी नज़र थी, तो स्विंग स्टेट्स का भी हल्का फुल्का जो रुझान है वो हमारे सामने आ चुका है। और स्विंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, इन सभी जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। ये अलग बात है कि एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त बहुत कम है। यहाँ पर अभी तक जितने वोट काउंट हुए हैं उसके हिसाब से कमला हैरिस को 49.5% और डोनाल्ड ट्रंप को 49.7% यहाँ पर बढ़त दिखाई जा रही है। नेवादा का अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है और इस पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें तो इससे हम कह सकते हैं कि अभी तक के जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसके अनुसार ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस की रेस है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं कमला हैरिस के ऊपर। अब जहां तक आपका सवाल था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर के, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है या पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा इस वक्त अमेरिका के अंदर था। अमेरिका में कई सारे लोग वॉर फटीक से जूझ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध लंबे समय तक खिंचे या युद्ध हो। और अगर हम रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो वहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है, जो उसको मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है या उसके अलावा जो फाइनेंशियल पैकेजेस उसको दिए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। एक बड़ा मुद्दा इसको डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था और कई सारे अमेरिकी ऐसे थे जो चाहते थे कि अमेरिका ऐसा ना करे, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक फर्क दिख रहा है। इसी तरह वेस्ट एशिया में हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस वक्त एक इब्राहिम अकॉर्ड उस वक्त किया गया था और कहीं ना कहीं जो अरब अमेरिकन वोटर्स हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ पर ये फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से अभी इजराइल को लेकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रुख रहा है उसका फर्क भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बदलाव आएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो बहुत हद तक ये होगा कि जो यूक्रेन को जिस तरह से समर्थन कर रहा है अमेरिका, चाहे फाइनेंशियली कर रहा है या मिलिट्री जो हथियार उसको देकर के समर्थन कर रहा है, या यूरोप में एक लॉबी जो रूस के खिलाफ बनाई जा रही है, हो सकता है कि इस तरह की सहायता यूक्रेन को ना मिल पाए और इसका सीधा का सीधा फर्क कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उस पर पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री जो है वो, अगर हम बाकी जो बाइडेन या कमला हैरिस की अगर बात करें
तो पुतिन के साथ इनकी केमिस्ट्री थोड़ा अच्छी है, तो उसका वहां पर फर्क देखा जा सकता है। वेस्ट एशिया में चंद्रशेखर, भी इस पर हम बने रहेंगे। तो मध्य पूर्व में जारी जो संघर्ष है उस पर क्या इन चुनावों का नतीजा असर दिखा नजर आएगा? साथ ही भारत के नजरिए से क्या कुछ बेहतर एक समीकरण बन सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं डीडी न्यूज पर। ये वहाँ कवरेज जारी है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिकी महासंग्राम का विजेता कौन है, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जितने भी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, संकट चल रहे हैं, अमेरिका की मंशा उस मुद्दे पर क्या है? कितनी उसकी सहायता उस पूरे मुद्दे पर है? इसके बिना इन तमाम संकट को हल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में इन चुनावों का असर हम किस तरह से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो इस वक्त चल रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसा अभी बताया कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में 2 वॉर्स चल रहे हैं, ये क्रिटिकल हैं और अमेरिकन इलेक्टोरेट में ये काफ़ी अंडरप्ले हुआ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू रहा है, क्योंकि पहली बार वोटर्स 2 वॉर से डील कर रहे थे और अमेरिका को क्या करना चाहिए इससे भी जूझ रहे थे। और इन सब के बैकग्राउंड में था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया था। तो दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको इनिशिएट किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनिशिएट किया और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कंप्लीट किया। और दोनों प्रेसिडेंट को आप देखेंगे कि वो इसकी क्लेम कर रहे थे कि हमने अमेरिकन ट्रूप्स को वहां से वापस लेके आए। तो एक कंसेंसस थी अमेरिकन वोटर्स में कि ये फॉरएवर वॉर्स, जो हमेशा चलने वाली जंग है, उनको खत्म किया जाए और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को बंद किया जाए। तो इन सब मुद्दों ने भी काफी वोट्स शेप किए हैं यूएस में इस बार, और मिडिल ईस्ट तो खासकर। इसीलिए आप देखेंगे कि अरब मैन, मुस्लिम अरब मैन यहाँ मिशिगन में, जो स्विंग स्टेट में सबसे ज्यादा अरब मैन मिशिगन में हैं, उन्होंने बाहर आके खुलेआम ट्रंप को सपोर्ट किया, ट्रंप के प्रेसिडेंसी कैंडिडेसी को सपोर्ट किया। ऐसा इमेजिन नहीं किया जा सकता था 2020 में। तो काफी ग्राउंड शिफ्ट हुआ है एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं उसकी वजह से, और बाकी और भी मुद्दे हैं जैसा बताया गया, क्योंकि जेंडर एक काफी अबॉर्शन राइट्स और जेंडर काफी जो ट्रांस की एक ट्रांजिशन, जेंडर ट्रांजिशन की बात है, उसमें सोशली कंजर्वेटिव लोगों ने काफी अपने तरीके से वोट किया है, जो कमला हैरिस के उतने फेवर में नहीं गया जितने ट्रंप के फेवर में गया। और आप देखेंगे कि कई सोशल मीडिया का भी रोल रहा है, इलॉन मस्क का अपना रोल रहा है। तो काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक्सटर्नल रियलिटीज जो यूक्रेन में है, अब यूक्रेन के पास ये बड़ा प्रश्न है कि अगला जो भी प्रेसिडेंट हो, जितने एड यूक्रेन को मिलते थे उतना नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है। अब आगे क्या यूक्रेन का मसला कैसे सुलझेगा, क्योंकि और जो मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक फोन कॉन्वर्सेशन की है बेंजामिन नेतन्याहू से, और उनको कहा है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले रैप दिस मेस अप, मतलब इसको बंद करिए। तो क्लियरली एक सिग्नलिंग है कि वो इतने वॉर्स से जूझेंगे नहीं और उनकी पॉपुलैरिटी जो यहाँ कम होगी। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफिस में आएंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा था ट्रंप ने कि मैं एक फोन कर और ये जो जंग है वो रुकवा सकता हूं, और ऐसा करने का उन्होंने प्रयास भी किया।
तो यहाँ पर एक ताज़ा आंकड़े भी हमारे साथ सामने आ गए हैं। इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप 211 और कमला हैरिस 165। यहाँ पर एक मामूली बढ़त कमला हैरिस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो शुरुआती प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है। और नवादा का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जहां पर अभी जो मतगणना है उसकी शुरुआत नहीं हुई है और लाखों की संख्या में जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी भी अभी गिनती की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप 211 और कमला हैरिस 165। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जो भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है, उससे कहीं उस तरफ आगे बढ़ते हुए ताल मिलाने की कोशिश में कमला हैरिस 165 इलेक्टोरल वोट के साथ यहां पर सामने नजर आ रही हैं। लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से वैश्विक मंच पर इस चुनाव को लेकर हलचल है, इस चुनाव को लेकर जो जिज्ञासा लोगों में जारी है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका जो अन्नदाता है वो अमेरिका है। अमेरिका जो फैसले करता है उसका असर पूरे विश्व में नजर आता है। दोनों ही लीडर्स की जो व्यक्तित्व है उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट साफ तौर पर नजर आता है और वो कहीं ना कहीं झलक कर सामने आ रहा है उनकी वैश्विक नीति के लिहाज से भी। लगातार हम बात करें किस तरह से अमेरिका का जो फैसला होगा वो पूरे विश्व पे उसका असर नजर आएगा। अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिसका जिक्र विवेक जी ने कहा कि उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मैं फ़ोन करके जंग को रुकवा सकता हूं, और जिस तरह से चंद्रशेखर भी बोल रहे थे कि जो उनकी केमिस्ट्री रही है विभिन्न वैश्विक लीडर्स के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सुर्खियां बटोरती हुई नज़र आई। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उस लिहाज से आप किस तरह से देखते हुए नज़र आता है उसको? देखिए, अगर दो ये युद्धों की बात करें तो उन्होंने कहा है जब मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं अगले दिन ही यूक्रेन का युद्ध रुका दूंगा। तो ये तो देखिए कहने की बात एक है, करने की बात दूसरी है, क्योंकि कोई नहीं समझता है जो उससे वो आएंगे तो एकदम वो युद्ध रुका देंगे। हालांकि पहले कहा जाता था जो उनका जो रैपो है, उनका जो कनेक्ट है राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो अच्छा है, परंतु पिछले 4 साल में हमें कुछ इतना वो देखने को उसका मिला नहीं, फायदा उसको हमको देखने को मिला नहीं। तो अभी अगर जब वो राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो वो यही कर पाएंगे जो यूक्रेन में जो इतनी सहायता जाती है, मिलिट्री असिस्टेंस जाता है, सपोर्ट जाता है, उसको वो रोक दें, उसमें कमी बहुत लेकर आए, उसको रोक दें। परंतु फिर भी उसको जिसे कहना जो अगले दिन या बहुत ही शीघ्र तरीके से वो उस युद्ध को रुका देंगे तो वो मुश्किल है, वो ऐसा नहीं लगता, रियलिस्टिक नहीं लगता है। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है, इजराइल का हो रहा है, तो ये तो हम जानते हैं जो अब्राहम अकॉर्ड्स की अभी बात की गई। अब्राहम अकॉर्ड्स इन्होंने शुरू किए थे 2020 में। इजराइल के बहुत देशों के साथ संबंध सामान्य हो गए, राजनयिक संबंध सामान्य हो गए, यूएई के साथ, बहरीन के साथ और देशों के साथ, 4 देशों के साथ वहाँ पर सामान्य हो गए। सऊदी अरेबिया के साथ भी सामान्य होने वाले थे, परंतु वो इजराइल के बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं। अगर बाइडेन से भी देखा जाए, बाइडेन और कमला हैरिस से भी देखा जाए तो वो ज्यादा बड़े सपोर्टर हैं। मालूम है जो उन्होंने जेरूसलम को वहाँ की राजधानी करार करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ही ने ये किया था। वेस्ट बैंक में जो इजराइल का ने लैंड ऑक्यूपाई किया है उसको उन्होंने लीगैलिटी देने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं और देखना होगा जो इसके ऊपर उनका क्या नजरिया रहता है। और वहां पर अगर देखते हैं पश्चिमी एशिया में, तो वहां पर देखना होगा जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बिल्कुल विरुद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। जब जो बाइडेन आए थे उन्होंने कहा था मैं फिर से जो इरानियन न्यूक्लियर डील थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको मैं फिर से लागू करूंगा। प्रयास किया, नहीं हो पाया, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने ही वो उस JCPOA को नकारा था। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें और जो ये क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड है, पेरिस अकॉर्ड जिसको कहा जाता है, जब वो आए थे तो 2017 में
सबसे पहले वो उसमें से निकल गए थे, और फिर जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। अब फिर ये आते हैं और अगर निकल जाते हैं तो मैं समझता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को के साथ डील करने में ये बहुत ही बड़ा धक्का होगा, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। तो मैं जा सकता हूं, देखिए जो अलायंसेस हैं, जो सहयोग है, नेटो है, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, इन सब के ऊपर काफी बुरा आघात लगने वाला है अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। उनके जो संबंध हैं वहां पर साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, जापान के साथ, वो इंसिस्ट करेंगे जो आप अपना 2% जीडीपी डिफेंस में आप लगाइए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो आपकी सुरक्षा हम करें। तो आई थिंक वी आर इन फॉर सम टर्बुलेंट टाइम्स ऑन दीज पार्टनरशिप एंड दीज अलायंसेस आल्सो। अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं और भारत के लिहाज से बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जोशी, आप बने हुए हैं, जिस तरह से आप उनकी केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड लीडर्स के साथ अगर केमिस्ट्री की बात करें तो अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एक बहुत बड़ी संख्या में है और अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और बहुत ही निर्णायक भूमिका में भी है जो भारतीय मूल के लोग हैं जो अमेरिका में हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है, वो जो स्नेह है, वो वैश्विक मंच पर हम देख चुके हैं। भारत के लिहाज से व्यापार की बात करें, किस तरह से जो नीतियां रही हैं उनके पहले टेन्योर में, वो कितना असर इस वक्त दिखाती आएंगी? अगर हम शुरुआती बढ़त की नज़र दें कि जिस तरह की ट्रंप की जो व्यापार नीति रही, कह सकते हैं एक संरक्षणवादी रही है, ऐसे में भारत के लिहाज से किस तरह से आप देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर भारत के लिहाज से हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी होगी कि भारत इस वक्त पे काफ़ी मजबूत राष्ट्र है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व काफ़ी मजबूत है। तो भारत के साथ संबंध अमेरिका के किस तरह के रहेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि भारत की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त पे भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। और अगर हम इतिहास में चले जाएं, चाहे डेमोक्रेट रहे हों, चाहे रिपब्लिकन रहे हों, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। और लगातार हम ये समझते हैं कि अभी वहाँ पर व्हाइट हाउस में जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे, या रिपब्लिकन वहाँ पर आते हैं या डेमोक्रेट वहाँ पर आते हैं, तो भारत के साथ संबंधों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जो पिछले 4 साल में हमने देखे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया कश्मीर से। उसमें कमला हैरिस ने उस पर अपना बयान दिया था, अपनी नाखुशी उस पर जाहिर की गई थी। भारत में भ्रष्टाचार के आरोप में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया था, और पूरा भारत ये जानता है कि किस तरह का वो शराब घोटाला था और किस तरह से यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होती है। लेकिन उस पर भी जो अमेरिकी प्रशासन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर का जो प्रशासन है, उसने उस पर भी कमेंट किया था। तो भारत के आंतरिक मामलों पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था या जो डेमोक्रेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी कुछ कमेंट करता रहता है। चाहे यहाँ पर अल्पसंख्यकों की हम बात कर लें या दूसरे मानव अधिकारों की बात कर लें, काफ़ी कुछ कमेंट आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इस तरह के कमेंट्स हमने नहीं देखे थे। और दूसरी बात यह है कि अब बात करते हैं व्यापार की। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो हाँ, शुरुआत में जरूर व्यापार को लेकर के उनकी नीति जो है संरक्षणवादी रही है। मोस्ट फेवर्ड जो नेशन का दर्जा था वो एक मुद्दा बना था। लेकिन बाद में हमने देखा कि जिस तरह से जो केमिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री, वो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री उभर कर सामने आई। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, या वो यहाँ पर आए, पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, दोनों की बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो काफ़ी अच्छी वो केमिस्ट्री दिखी। और इसका असर ये हुआ कि जब उनके जो शासन था उसके अंत के समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ बिल्कुल तैयार कर लिया गया था, जो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनका वहाँ पर जो शासन था वो ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, जैसे वो आयात पे टैरिफ लगाने की बात करते हैं, एल्यूमिनियम या स्टील पे उन्होंने टैक्स लगाए थे, और भारत को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टैरिफ या टैक्स लगाने वाला देश है। तो इस तरह के कुछ मुद्दे ज़रूर हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखो, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करो या भारत की जो स्थिति है, भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, इन सभी मसलों को आप देखो, इंडो पैसिफिक को आप देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़दीकी थी भारत के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ,
वो अच्छी बात है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी हमने देखा कि संबंध काफ़ी अच्छे बढ़े, दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहे, लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखाई ज़रूर देता है। इस पर ज़्यादा प्रकाश जो हमारे अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं वो डाल सकते हैं। बिल्कुल विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे किस लिहाज से हम देखते हैं भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार और मजबूत हुए हैं और प्रगाढ़ हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमने अभूतपूर्व साझेदारी हम देख रहे हैं। इन चुनावों का असर जो भी आता है, अगर दोनों के लिहाज से देखें, व्हाइट हाउस में जो भी बैठते हैं, किस तरह से भारत पर उसका असर देखते हैं आप? विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। सो बायलैटरल रिलेशंस में मुझे, जैसा मैं आई एग्री विथ द प्रीवियस स्पीकर कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप जो है अब स्ट्रक्चरल हो चुकी है। आप देखेंगे कि जो अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, जो 4 लॉजिस्टिक अग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हाई एंड अग्रीमेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल लिंक्स हो गए हैं काफ़ी, जैसे 2+2 फॉर्मेट हो गया, मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस अमेरिका ओबामा के अंदर ये स्टेटस मिला था, जिससे क्या सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को बिना अलायंस के यूएस कांग्रेस एक अच्छे पार्टनर को या ट्रस्टवर्दी पार्टनर को दे सकती है। तो ये सब जो अग्रीमेंट्स हैं बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रक्चरल बना चुकी है। इसीलिए, और कांग्रेस में आप देखेंगे, यूएस कांग्रेस में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस है, एक इंडिया कॉकस है, एक क्वाड कॉकस अभी बना है। तो ये कॉकस वगैरह जो हैं वो एक पेरिफेरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं बायलैटरल रिलेशंस को, और वहां पे यूएस कांग्रेस में आवाज उठाने के लिए काफी सारे गुट बन चुके हैं भारत और अमेरिका के संबंध को अच्छे करने के लिए। तो मेरे ख्याल ये स्ट्रक्चरल जो रिलेशनशिप है उसको पावर ट्रांजिशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अप्रोच में थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि टैरिफ हो गया, जैसा ट्रंप ने इंडिया को हटा दिया था लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में फेवर्ड नेशन स्टेटस से, वो माइनर फ्लक्चुएशंस होंगे क्योंकि वो अप्रोच की बात है, और क्योंकि जब भी मेजर पावर्स रिकैलिब्रेट करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट्स जो है बाकी छोटे देशों और मिडिल पावर्स पे पड़ता है। तो उसके लिए भारत तैयार है, क्योंकि भारत एक खुद बहुत बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बायलैटरली मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा कोई भी व्हाइट हाउस में आए। बिल्कुल। अशोक जी, इस वक्त जो ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ट्रम्प बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं, और कह सकते हैं यही जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 आप एक तरह से कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र हैं, जिस पर जो ये दोनों ही उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने इन स्विंग स्टेट्स में प्रचार के लिए, उनको मनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और यहाँ पर साफ तौर पर एरिज़ोना और विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप आगे नज़र आ रहे हैं। कमला हैरिस को केवल मिशिगन में थोड़ी बढ़त मिली है, बाकी जो आपके स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर ट्रंप का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा स्विंग स्टेट आप कह सकते हैं पेंसिल्वेनिया माना जाता है। ऐसे में वहीं से व्हाइट हाउस का रास्ता निकलता हुआ नजर आता है 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ। किस तरह से आपको लगता है कि ये स्विंग स्टेट्स यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, यही किंग मेकर, डिसीजन मेकर, निर्णायक साबित होंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये स्विंग स्टेट्स ही हैं जो कि इनके, जैसे हम बात कर रहे थे, 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। दे आर अप इन द एयर, दे आर अप फॉर ग्रैब्स, क्योंकि और जो है उसके अलावा अगर देखे जाए बिल्कुल तो 227 का आंकड़ा अभी सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। कमला हैरिस अभी 165 पे बनी हुई है, 162 से 165 पहुंची थी वो, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 227 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। ताजा आंकड़े। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें इसका ये मतलब है, जो पहले हम कह रहे थे 219 जो हैं वो रेड स्टेट्स, उनकी कंफर्म्ड इलेक्टोरल वोट्स हैं 219, मतलब वो उससे भी आगे चले गए हैं। 8 उन्होंने और ले लिए हैं, 227। तो मतलब कि कुछ अभी रेड स्टेट्स अभी बाकी हैं, परंतु इसमें एक स्विंग स्टेट भी मिला हुआ लगता है, क्योंकि नहीं तो वो 219 से आगे नहीं बढ़ पाते इसमें। तो एक किसी ना किसी स्विंग स्टेट का भी ज़रूर पूरा नतीजा या काफ़ी हद तक नतीजा वो निकल आया होगा।
तो इसीलिए अब देख रहे हैं जो यही 93 वोट्स हैं जो कि दोनों प्रत्याशियों को अपनी तरफ लेना है और उसी के बलबूते पर उनका जो रास्ता बनता है व्हाइट हाउस की तरफ वो ठीक होगा, ठीक बनेगा या नहीं बनेगा। और उसमें हम देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए लग रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इन 7 के साथ उसमें जाकर। पेंसिल्वेनिया में तो आखिरी दम तक कमला हैरिस भी गई, उन्होंने भी वहां पर प्रचार किया और डोनाल्ड ट्रंप का भी आखिरी प्रचार वोटिंग होने से पहले, शुरू होने से पहले वहीं पर था। तो वो भी ऐसा लगता है अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आ रहा है। काफी वहां पर ऐसे मुद्दे थे, अनएम्प्लॉयमेंट का था, जॉबलेसनेस का था, इकोनॉमी का था। दूसरा वहां पर ये भी मुद्दा था जो विमेन राइट्स का, एबॉर्शन का, उसके ऊपर बहुत ही फोकस किया था कमला हैरिस ने। और फिर एक जिसे कहते हैं फ्रैकिंग का, जो वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्स ऑयल प्रोडक्शन का, और इसमें दोनों की पोजीशंस बहुत ही डाइवर्जेंट थी। जो कमला हैरिस हैं वो कहती हैं जो फ्रैकिंग नहीं होना चाहिए, परंतु फिर उन्होंने ये देखते हुए जो वहाँ पर पेंसिल्वेनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन्होंने फ्रैकिंग के ऊपर अपना रुख बदल दिया और वो कहा वहाँ पर जाकर जो मैं फ्रैकिंग के विरुद्ध नहीं हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा से ही ज़्यादा ड्रिलिंग में विश्वास रखते हैं और उनका जो मोटो है, जो वो पहले भी कहते हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो तो चाहते हैं जो और ज़्यादा ऑयल ड्रिलिंग हो और नेचुरल रिसोर्सेज हों। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो तो क्लाइमेट चेंज के डिनाइल में हैं, वो तो उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं ये तो क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होता रहेगा, तो हमको उसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं सारे के सारे स्विंग स्टेट्स में, खाली मिशिगन के अलावा, और मिशिगन में हम देख रहे हैं जो ये अरब अमेरिकन का बहुत वहाँ पर जोर है। अरब अमेरिकन वहाँ पर बहुत मात्रा में है और वही अरब अमेरिकन की वजह से, क्योंकि वो कमला हैरिस ने कहा जो वो अपना जो रुख है पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है उस रुख को वो बदलेंगी। और बिल्कुल, तो जो नीतियों का जो भी नीतियां अपने साफ तौर पर उन्होंने मंच पर रखी, कहीं ना कहीं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रंप के पक्ष में गया प्रमुख स्विंग स्टेट, ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिस पर सभी की नजर लगी हुई है, ट्रंप के पक्ष में गया उत्तरी कैरोलिना। और उत्तरी कैरोलिना को लेकर लगातार सुबह से जिस तरह से जब शुरुआती प्रोजेक्शन सामने आ रहे थे, उसमें सभी की नज़र इस वक्त लगी हुई थी कि कहाँ ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, वो किसके पक्ष में अपना रुख साफ करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बनाते हुए, और 227 का आंकड़ा पहले सामने आ रहा था, इस वक्त आपको बता दें 227 इलेक्टोरल वोट के प्रोजेक्शन के साथ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आगे चल रहे हैं। और कमला हैरिस 165 इलेक्टोरल वोट के साथ कहीं ना कहीं पिछड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस आप यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे, जो स्विंग स्टेट्स की यहाँ पर बात कर रहे थे, पेंसिल्वेनिया को लेकर हमने बात यहाँ पर अशोक जी कहे थे कि इस वक्त किस तरह से पूरी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगाया पेंसिल्वेनिया पर दोनों ही उम्मीदवारों ने। और ताज़ा आंकड़ा एक बार फिर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 230 का आंकड़ा छू लिया है। ट्रंप को भारी बढ़त यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और काफ़ी मुखर है अमेरिकी वोटर जो है, किसके पक्ष में है, अपनी राय बहुत ही मुखरता से रखता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता, निसंदेह डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में यहाँ पर उभरते हुए साफ तौर पर नजर आए। और कहीं ना कहीं वही आंकड़ों में और इन प्रोजेक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप 230 के आंकड़े के साथ इस वक्त आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस अभी 165 पर बनी हुई है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे किस तरह से तमाम ऐसे मुद्दे रहे, यहाँ पर माइग्रेशन का मुद्दा रहा, प्रवासियों का मुद्दा रहा, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मुखरता से सामने रखा कि जो प्रवासी हैं कैसे छोटे शहरों पर बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं। और एक जो अपनी नीति को लेकर भी जो सख्ती है वो उनके कैंपेन में भी साफ तौर पर नज़र आई। कहीं ना कहीं वो जो क्लैरिटी थी
वो अब एक वोटर्स की वोटिंग जो पैटर्न सामने आया है, जो प्रोजेक्शन आया है, उसमें क्लैरिटी के रूप में सामने आ रहा है। विवेक जी, आप देखेंगे कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में वॉल बनाने की कोई ऐसी प्रॉमिस नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि ये सेल करना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने ये अपने कैंपेन में डायरेक्टली कहा कि जो डिपोर्टेशन है, पहले ही दिन वो ऑफिस में अगर आएंगे जीत के, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालेंगे और उनमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा कि मैसिव डिपोर्टेशन शुरू किया जाए। लेकिन और ये लोगों में ये काफी लोकप्रिय कैंपेन की तरह और कैंपेन मैसेज की तरह गया, क्योंकि पार्ट्स ऑफ अमेरिका में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उन्होंने हालांकि हेटी प्रॉब्लम जो बताई स्प्रिंगफील्ड ओहायो की का एग्जांपल देके, वो ऑब्वियसली ओवरब्लोन था, ऐसी कुछ बात थी, लेकिन प्रॉब्लम तो बिल्कुल है यहाँ पे अमेरिका में कि इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल में 37,000 सिर्फ चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट्स आए, जो कि पहले चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ नहीं आते थे, और वो एक मैक्सिकन सेंट्रल लैटिन अमेरिका से मेक्सिको होते हुए एक रूट बना है। वहाँ पे काफ़ी मिडिलमैन हैं, बिचौलिए हैं। तो असाइलम यहाँ पे आके आप बस इतना क्लेम करें कि हमारे देश में हमें परसिक्यूट किया जा रहा है और आपको यहाँ असाइलम, एक घर, एक जॉब, और फिर आपको असाइलम सिस्टम के थ्रू, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है असाइलम सिस्टम। तो इन्होंने ये बोला कि मैं सीधा डिपोर्ट करूंगा, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो करेंगे। तो ये मैसेज काफ़ी क्लियरली लोगों के पास गया, और जो आप देखेंगे खास भारतीय मूल के लोग भी जो दो जनरेशन 3 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं और अपने आप को अमेरिकन ज़्यादा मानते हैं ना कि भारतीय, उनसे भी आप बात करेंगे तो ये बात बहुत निकल के आती है कि वो इलीगल इमिग्रेशन इज अ प्रॉब्लम। आप लीगली आइए इस देश में, और ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा कि लीगली आइए, ये एक मेरिटोक्रेसी सोसाइटी है, मेरिटोक्रेसी में बिलीव करती है, और आप लीगली आइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप यहाँ पे 0 से 100 पहुंच सकते हैं, ऐसी सोसाइटी है अगर आपके पास बिल्कुल जो सख्ती इमिग्रेंट्स को लेकर या माइग्रेशन के मुद्दे पर यहाँ पर ट्रंप के बयानों में साफ तौर पर निकल कर आई, कहीं ना कहीं वो इन प्रोजेक्शंस में भी साफ नज़र आ रही है। 230 सीटों के साथ बहुत आगे यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को 165 सीटों पर रोक दिया है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने, और उत्तरी कैरोलिना भी ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ नज़र आया यहाँ पर। और ये शुरुआती रुझान हमारे सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्शंस जो हैं वो अब काफ़ी क्लियर इंडिकेशन के साथ यहाँ पर हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो 230 सीटों के साथ काफ़ी आगे निकल गए हैं, एक बहुत ही बड़ी बढ़त है यहाँ पर। चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, इस वक्त क्या कुछ आप ताज़ा आंकड़े हमारे साथ साझा करना चाहेंगे मैप के ज़रिए, कैसे यहाँ पर ट्रंप जो है वो काफ़ी बड़ी और मजबूत बढ़त के साथ यहाँ पर बनाते हुए आगे चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो ताज़ा आंकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं उसके अनुसार 230 पे ट्रंप हैं, 165 पे कमला हैरिस हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आंकड़ों में आप देखने को मिल रहा है, जो सबका फोकस था, जो राज्य डेमोक्रेट्स के गढ़ थे वहाँ पर डेमोक्रेट जीत रहे, जो रिपब्लिकन के गढ़ थे वहाँ पर रिपब्लिकन जीत रहे, लेकिन जो ये 7 स्टेट थे जिनको स्विंग स्टेट कहते हैं या जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट कहते हैं, वहाँ के जो आंकड़े आ रहे हैं ये वाकई अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर आप एरिजोना में देखिए, जॉर्जिया में देखिए, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, तो ट्रंप ने एक तरह से वहाँ पर अब सुनिश्चित हो चुका है कि वहाँ पर ट्रंप आगे हैं। उसके अलावा पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, इस सभी जगहों पर ट्रंप आगे हैं। नेवादा की अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, और पूरा का पूरा अगर आप मैप देखेंगे तो ये आप मैप देखिए, ये तकरीबन अब लाल होता जा रहा है। जो राज्य डेमोक्रेट्स के पास हैं उसमें वॉशिंगटन, आपके जो कैपिटल है वॉशिंगटन है, ओरेगोन है, कैलिफोर्निया है, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो और इलिनॉइस है, और साथ ही साथ वर्जीनिया की अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क है, वर्मोंट है, मैसाचुसेट्स है, कनेक्टिकट है, और रोड आइलैंड है,
न्यू जर्सी, तो ये वो सब राज्य हैं जहां पर ये ब्लू कलर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेट्स आ गए हैं। लेकिन अधिकतर जगहों पे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपब्लिकन आ गए हैं, और जिन स्विंग स्टेट्स पे सबकी नज़र लगी हुई थी वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और जो आंकड़े हमारे पास अभी आ रहे हैं वो 230 और 165 का आ रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप 230 और 165 पे कमला हैरिस हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाइडन डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, और बाद में उन पर दबाव भी पड़ा और उन्होंने खुद भी ये फैसला किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया, और उसके बाद कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेट्स या कमला हैरिस इस बात में कामयाब हुए कि जब तक ये वहाँ पर पोलिंग हो रही थी तब तक एक नैरेशन बनाने में वहाँ पर कामयाब हुए कि काफ़ी कड़ी टक्कर है, काफ़ी कड़ी टक्कर है। और अधिकतर लोग ये कह भी रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी कड़ी टक्कर है। लेकिन अब जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि नैरेशन बनाने में कामयाब रहे हैं डेमोक्रेट्स वहाँ पर। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अब ये रुझान उतने शुरुआती भी नहीं है कि हम कहें कि आगे जाकर के कुछ बड़ा बदलाव इसमें हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस की रेस है, अगला यूएस प्रेसिडेंट बनने की रेस है, उसमें अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी अमेरिकी चुनाव में, लेकिन इन सब चीज़ों से परे कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे भी चुनाव का जो नतीजा है वो तय करते नजर आते हैं, और उन भावनात्मक मुद्दों को इस बार भी बड़ा उछाला गया अमेरिकी चुनाव में। यहाँ पर बात हो अप्रवासियों पर सख्ती की, या फिर बात हो अबॉर्शन लॉज की, किस तरह से देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बीच जिस तरह की बढ़त इस वक्त हम देख रहे हैं, जो बात जिस तरह से चंद्रशेखर ने कहा कि कांटे की टक्कर और एक भी चूक और एक बैटल ग्राउंड की तरह इस पूरे चुनाव को प्रोजेक्ट किया गया, कहीं ना कहीं ये जो बढ़त लेकर ट्रंप आगे आए हैं, तो ये उस कांटे की टक्कर का जो इल्यूजन बनाया गया उसको धुंधलाता हुआ नजर आता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु देखिए दो चीजें इसमें और भी हैं। एक तो ये है, जो कोई भी वहां की जो स्टेट है, अमेरिका की स्टेट है या कहीं की भी स्टेट है, होमोजीनियस स्टेट नहीं है। उनमें हर एक में अलग अलग गुट हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग हित हैं। जैसे हम पेंसिल्वेनिया की बात कर रहे थे या मिशिगन की बात कर रहे थे, तो ये स्विंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं और पूछते हैं लोगों से, तो कुछ तो लोग ये भी हैं जो कि अपना वास्तविक वो क्या करने वाले हैं वो बताते नहीं हैं। तो इसीलिए उससे भी पोलिंग में हमने देखा है, अपने यहाँ भी भारत में भी जब ये होती हैं, पोलिंग की जाती है, सर्वेज किए जाते हैं, तो उसमें मुश्किलें आ जाती हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है, काफी हद तक होता है। परंतु जिस प्रकार के आपने जैसे ये मुद्दे बताए हैं, एक अर्थव्यवस्था का, दूसरा अबॉर्शन का, तो ये तो मैं कहूंगा जो ज्यादा भावनात्मक मुद्दे नहीं, ये तो बहुत ही अधिकारों के मुद्दे हैं। अगर अबॉर्शन को देखा जाए तो महिलाओं के अधिकार जो कि उनके पास पिछले 50 साल से थे, 1970 से थे, अबॉर्शन का रो वर्सेस वेड जो जजमेंट थी उसको नकार दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो उससे उन महिलाओं में जिसका नेतृत्व कमला हैरिस कर रही थी, बहुत ही रोष आया, और वो एकदम मिलकर साथ में आई, जो हमको फिर से जो अधिकार है हमारे अपनी बॉडी पर, हम विमेन हेल्थ केयर, हमें क्या एबॉर्शन अगर जब हम चाहें हम करा सकते हैं, इसका स्टेट में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये रिपब्लिकन्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, उनका पोजीशन है प्रो लाइफ, और इनका जो पोजीशन है दैट इज प्रो चॉइस। जो हम अगर ये चाहते हैं तो हम अपने साथ कुछ भी करने को हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो अधिकार के वो हैं। और भावनात्मक चीजें जो आपने बताई हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने को ये प्रोजेक्ट किया, जो उनकी बहुत मैचो इमेज है, जो वो एक बहुत ही सशक्त नेता हैं, बहुत ही जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और पहले का उन्होंने, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर से उन्होंने कहा, हालांकि जिस प्रकार का उनका रवैया था, जो वो शब्दावली का प्रयोग करते थे, उससे बहुत लोगों को
नाराजगी भी हुई, परंतु उन्होंने अपना ये एक इमेज प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जो वो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और स्ट्रॉन्गली अपने देश को, यहाँ पर जो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रही है उसमें अपने देश को बड़ी अच्छी तरीके से उसकी बागडोर संभाल कर आगे ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हर उस क्षेत्र में उन्होंने एक अपने बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अपना मैंडेट था, उसको उन्होंने आगे पेश करने में अब सफलता हुई है। और यही हम देख रहे हैं जो स्विंग स्टेट्स में भी उनको बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे उनके आगे की राह जो है वो और सीधी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, एक स्वर्णिम युग की वापसी का वादा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। आप सभी हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारी महा कवरेज में। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। अमेरिकी महासंग्राम का विजेता कौन, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जो शुरुआती प्रोजेक्शंस आने शुरू हुए थे अब वो उतने शुरुआती नहीं रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी बढ़त के साथ अपनी मजबूत स्थिति में इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप 230 पे और कमला हैरिस 165 का आंकड़े के साथ यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यहाँ पर विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि जो प्रोजेक्ट की जिसका जिक्र अशोक जी कर रहे थे, यहाँ पर जनवरी 2021 में कैपिटल हिल अगर इंसिडेंट की बात करें या फिर आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने की बात करें डोनाल्ड ट्रंप, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी लोकप्रियता रही है, जो उनका स्टैंड रहा है, उसमें कुछ खास बदलाव या उन पर कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे मजबूत पक्ष है? देखिए, पॉपुलैरिटी पॉपुलिस्ट लीडर्स के एज में हम रह रहे हैं। काफ़ी पॉपुलिस्ट लीडर्स दुनिया में हैं जिनकी पॉपुलैरिटी को खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रंप को अगर आप देखें उनकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बेल्ट वे जो बोलते हैं DC में उससे बाहर हैं। तो लोगों को लगता है कि ये सिस्टम को फिक्स कर देंगे क्योंकि वो सिस्टम के पार्ट नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं। लेकिन तो इसीलिए इस बार उनके कैंपेन की एक सब लाइन ये भी थी कि ट्रंप विल फिक्स इट। तो उनको ऐसे इस नज़रिए से भी देखा जाता है कि वो सिस्टम को ठीक कर देंगे क्योंकि वो उसके पार्ट नहीं है। और दूसरा है कि उनके पास एक इंस्टीट्यूशनल वेल्थ है और लेगेसी वेल्थ है। तो इतने गोल्फ कोर्सेज हैं, इतने बड़े बिजनेसेस हैं, तो उनको खासा पर्सनली कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है अमेरिका में कि यहाँ के जुडिशियल प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस अपने जगह पे इतने पावरफुल होने के बावजूद जो है अभी इलेक्शन के बाद जो डिफर्ड केसेस हैं वो केसेस वापस आएंगी। उनमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो कोर्ट में खुलेंगी और उन पे सुनवाई होगी, ये तो पक्का है। तो इंस्टीट्यूशंस जो है अमेरिका के बड़े स्ट्रांग हैं और उससे पर्सनालिटी का लेना देना ज़्यादा है नहीं। लेकिन पॉपुलर बिलीफ्स में इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा आगे निकल गए, पॉपुलिस्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने सही तारों को छेड़ा है। जैसे यहाँ पे आप इन्फ्लेशन अगर देखें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी इन्फ्लेशन कम किया है, लेकिन वो अगर आप लोग रोज़मर्रे की चीज़ों में देखें तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की जो स्टेट है वो ख़राब है।
हालांकि इन्फ्लेशन को काफी कम किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। बिल्कुल, और इसी वजह है कि यहाँ पर सभी स्विंग स्टेट्स में आगे चल रहे हैं। जो ट्रम्प की लोकप्रियता की जिक्र यहाँ पर हो रहा था, वो किसी भी स्विंग स्टेट में यहाँ पर कमला हैरिस को बढ़त फिलहाल नहीं मिल रही है। और यहाँ पर जो तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो बैटल ग्राउंड्स है, वहाँ पर ट्रम्प की जो बढ़त है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कह सकते हैं कि जो ट्रम्प की विजय गाथा या जो है उसमें कहीं ना कहीं ये जो स्विंग स्टेट्स है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए साफ तौर पर सामने दिख रहे हैं। और यही इस वक्त अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि किसी भी स्विंग स्टेट में फिलहाल कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जिस तरह से हम आप बता रहे हैं कि कैसे स्विंग स्टेट्स यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की विजय गाथा का तस्वीर को सजाते हुए नजर आ रहे हैं और भारी बढ़त यहाँ पर रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप 230 के आंकड़े के साथ यहाँ पर बने हुए हैं और कमला हैरिस 169 के आंकड़े पर फिलहाल यहाँ पर पहुँची हैं। और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की छवि, उनकी साफ गोई और जो उनकी सख्ती जो उनके बयानों में थी, वो क्या इन रुझानों में बढ़त के साथ तब्दील होती हुई नजर आ रही है, यही इस वक्त हम सभी देख रहे हैं। अशोक जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, अमेरिकी चुनाव बहुत महंगा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित हो रहा है। और जिस तरह से खर्च इस चुनाव में हमने देखा है, जो मनी पावर हमने देखा इस चुनाव में, करीब पेंसिल्वेनिया में ही करीब 14 करोड़ डॉलर का खर्च किया गया प्रचार में। और कमला हैरिस ने यहाँ पर बाजी मारी है। कमला हैरिस ने काफ़ी खर्च किया है। जिस तरह से कमला हैरिस करीब 3 महीने पहले उन्हें एक अप्रत्याशित रूप में इस चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि थोड़ा पहले आती तो हो सकता है ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता, ज़्यादा उनको समय मिलता इस जंग को लड़ने का। किस तरह से आप देखते हैं इस बार ये जो चुनाव था उसमें कई नई चीज़ें सामने निकल कर आई और दोनों ही लीडर्स की जो कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटीज़ थी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दबाव में करते हुए भी नजर आ। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, बिल्कुल ही ऐतिहासिक चुनाव है ये। और क्योंकि हमने बात भी की है, जो अगर कमला हैरिस चुनकर आ जाती हैं तो वो पहली महिला होंगी, पहली एथनिक माइनॉरिटी होंगी, ब्लैक अमेरिकन होंगी, इंडियन एथनिसिटी की होंगी। तो ये तो एकदम बिल्कुल ही पिछले 250 साल का जो इतिहास है अमेरिका का, उसको एकदम उलट पुलट कर देता, फेर बदल कर देता। क्योंकि अभी तक एक भी महिला वहां पर राष्ट्रपति बनकर चुनकर नहीं आई है। केवल 2016 में प्रत्याशी के रूप में ये आई थी एक कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन, परंतु वो भी सफल नहीं हो पाई। तो अगर वो आ जाती तो बिल्कुल एक इतिहास बदल देती। अगर ये अब डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं तो वो भी इतिहास बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले 130 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ जो कोई राष्ट्रपति जिसने एक टर्म सर्व किया उसके बाद हार गए और उसके बाद दोबारा से वो आए। तो ये भी अपने में एक इतिहास बनाने की बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और उनके ऊपर 2 बारी इम्पीचमेंट हुआ है, एक बारी नहीं 2 बारी इम्पीचमेंट हुआ है, परंतु जो अमेरिका की जनता है उसने उसको कोई ध्यान नहीं दिया, उसको मद्देनजर नहीं रखा है। कितने उनके ऊपर फेलनी चार्जेस हैं, कितने सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस हैं, जो कि वो कन्विक्ट भी हो गए हैं। तो वो भी मैं समझता हूं जो किसी प्रकार का ये हिस्टोरिक ही चीज है, ऐतिहासिक चीज है, जो अगर वो बनकर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो हर तरीके से जैसे ये प्रचार हुआ है, जितना पैसा यहाँ पर लगा है। देखिए, पहले भी हम बात कर रहे थे, ये तो सबसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 27 ट्रिलियन डॉलर। और उसमें अगर जो कहते हैं अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर वो शख्स होता है, चाहे शख्स हो या महिला हो। तो इसीलिए उसमें तो जो कुछ अगर ऐसा होता है तो जी जान वो उसमें झोंक देते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो ये बिल्कुल इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है वहां का एटमॉस्फेयर, जैसे हालात हुए हैं, जैसे 2016 में हिलरी क्लिंटन सोच रही थी जीतेंगी, नहीं जीते। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो मुझसे इलेक्शन चुरा लिया गया है।
और फिर वो आए हैं अपने को विंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पर कमला हैरिस जो कि जुलाई के महीने में उनके विरुद्ध आकर खड़ी हुई, रेगुलर प्रोसेस से उनका भी चयन नहीं हुआ एज अ कैंडिडेट। तो इसीलिए बहुत ही देखिए अलग चीजें हुई हैं इस इलेक्शन में जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। इसीलिए अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने इतना, दोनों पक्षों ने इतना खर्च किया है। कमला हैरिस को भी बहुत मोमेंटम मिला जब उनका निर्वाचन हुआ, डेमोक्रेटिक कन्वेंशन हुआ, उन्होंने भी बहुत पैसा, जया जी, इसमें बहुत पैसा लगाया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया है। परंतु इसका जो प्राइस है, दैट आई थिंक बोथ ऑफ देम थिंक दैट इट इज वर्थ ऑल द मनी एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग इन इट। चंद्रशेखर, आप हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, यहाँ पर CNN की तस्वीरें भी हम बीच में देख रहे थे। वहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ पर कमला हैरिस को भी थोड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 182 का आंकड़ा कहीं नजर आया मुझे। बिल्कुल, अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो रॉयटर्स से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो कमला हैरिस 169 पे और 230 पे डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन जो US मीडिया है, US लोकल मीडिया, वो कमला हैरिस को कहीं ना कहीं 209 इलेक्टोरल वोट्स पे दिखा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को वो 230 इलेक्टोरल वोट्स पे दिखा रहा है। नॉर्थ कैरोलिना जो स्विंग स्टेट है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बढ़त बना चुके हैं और सर्वे के अनुसार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत सुनिश्चित है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, नेवादा का अभी तक कोई परिणाम हमारे पास नहीं आया है। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, सभी जगह पे डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। एरिजोना एकमात्र स्टेट है जहां पर बढ़त काफ़ी कम है। कमला हैरिस 49.3% पे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप 49.8% पे हैं। लेकिन उसके अलावा जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, इन सभी जगह पे 3 से 4% की अंतर है दोनों के उसमें। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी बढ़त बनाए हुए हैं और कई सारे जो स्विंग स्टेट हैं वहाँ पर रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। लेकिन उनको अभी सर्वे के हिसाब से ये कह देना कि ये रिपब्लिकन की ओर चला जाएगा पूरा का पूरा स्टेट, एक स्टेट को छोड़ करके, नॉर्थ कैरोलिना को छोड़ करके, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन 230 पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। जो व्हाइट हाउस की रेस है अगला US प्रेसिडेंट बनने की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से इस वक्त पर काफ़ी आगे हैं। विवेक जी हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, यहाँ पर जो ताज़ा आंकड़े सामने आ रहे हैं तो कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी ज़रूर कम यहाँ पर की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है इतनी अग्रेसिव कैंपेन और इतना भावनात्मक रूप से जुड़ना? पुरुष वोटर्स को भी उन्होंने कहा था कि अगर आपने वोट नहीं किया तो ये डिसाइड होगा कि आपका वोट डिसाइड करेगा कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अधिकारों के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या वजह आपको नजर आ रही है? बहुत ही सरप्राइजिंग है। अभी कुछ पूरी वोटिंग हो जाए तो एक इसकी एनाटमी की जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने कुछ डेटा देखे हैं उससे ये पता चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ विमेन वोटेड फॉर ट्रंप, जो बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मेन स्विंग स्टेट्स में अगर ट्रंप मेन के वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ मेन के वोट्स को रख लेते हैं और विमेन के वोट्स अगर हैरिस को जाते हैं तो हैरिस फिर भी जीत जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। और बाकी ब्लैक्स के वोट्स, जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, उनके वोट्स भी ट्रंप को चले गए हैं मेजॉरिटी में। तो ये इंटरेस्टिंग है। इससे ये पता चलता है कि जो मेन इश्यूज हैं उससे कनेक्ट ट्रंप, जो हैरिस कैंपेन के मेन इश्यूज थे उससे लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। ये कई लेवल पे जो है ये ऊपरी सुपरफिशियल लेवल पे रह गई बातें। और जो मेन इश्यूज जो इस इलेक्शन को, जो डिसाइसिव इश्यूज जिन्होंने शेप किया है, वो है इमिग्रेशन और इकोनॉमी। ये दो ही मुद्दा है जो लोगों के रोजमर्रे की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो परेशान हैं इमिग्रेशन से, इलीगल इमिग्रेशन से। बाकी जो हिंटरलैंड, जो अंदर के जो मिडवेस्ट स्टेट्स हैं जैसे ओहायो, केंटकी, वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वहाँ भी अब लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दे रहे हैं। तो ये जो एक एंग्स्ट है US गवर्नमेंट, द पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन
हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। और ट्रंप ने हमेशा अपने कैंपेन में हर कैंपेन को इस क्वेश्चन से शुरू किया जो उन्होंने डिबेट में पूछा था कमला हैरिस से, कि आपने इतना कुछ बताया कि मैं ये करूंगी, आपने अभी तक किया क्यों नहीं? हालांकि इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स होते नहीं। उनको एक पोर्टफोलियो, 2 पोर्टफोलियो मिले थे, एक बॉर्डर का जो ऑब्वियसली जो बॉर्डर इशू रह गया जो वो कर नहीं पाई, लेकिन कितना मैंडेट उनको प्रेसिडेंट ने दिया था ये भी हमें पता नहीं है। तो इसीलिए लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और ये जो है वोटर बेस से कनेक्ट करता है, क्योंकि आप पूछेंगे आपने क्यों किया नहीं, तो ऑब्वियसली ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन जिसके पास आप सत्ता में थे तो सत्ता में रहते हुए आपने क्यों नहीं किया। बिल्कुल, ये ताज़ा आंकड़े इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी कम करने की प्रयास में यहाँ पर कमला हैरिस 182 का आंकड़ा यहाँ पर छू लिया है उन्होंने, और डोनाल्ड ट्रंप अभी 230 पर बने हुए हैं। और जिस तरह की नीति, जिस तरह के तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बेबाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती से अपनी जो राय रखी, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट वोटर्स के साथ जो था वो नज़र आ रहा है यहाँ पर इन आंकड़ों के ज़रिए। अशोक जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, यहाँ पर उन पर अब चर्चा शुरू हो गई है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मुद्दे हैं जो शायद कमला हैरिस के पक्ष में नहीं गए। माइग्रेशन का एक मुद्दा, अवैध प्रवासियों का मुद्दा, अबॉर्शन का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, छोटे छोटे मुद्दे और भी थे। पर्यावरण की बात की जाए, LGBTQ की बात की जाए, जो गन कल्चर है, जो गन वॉयलेंस है, वो भी एक मुद्दा था जो कहीं ना कहीं उठता नजर आया। क्या आपको लगता है कि दोनों ही ये कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो यहाँ पर जो आंकड़ों में सामने निकल कर आ रहे हैं कमला हैरिस के पक्ष में नहीं जाते दिखे? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा जया जी जो उन्होंने बनाया था, जो कमला हैरिस ने बनाया था अपने लिए, वो था अबॉर्शन का मुद्दा। क्योंकि रो वर्सेस वेड की जो हम बात कर रहे हैं, जो उनके अधिकार थे, उन अधिकारों को उनसे छीन लिया गया। और छीन लिया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 3 ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को नियुक्त किया था जिन्होंने कि उस 50 साल के जो जजमेंट था उसको ओवरटर्न कर दिया। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा था उनके लिए। और दूसरा मुद्दा था जो हम डेमोक्रेसी को फिर से बहाल करेंगे, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आप याद रखिए 6 जनवरी 2021 को क्या हुआ था, और वैसे ही हालात पूरे हमारे देश में होने वाले हैं और रूल ऑफ लॉ एकदम खत्म हो जाएगा। वो आ रहे हैं क्योंकि वो जेल जाने से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति का जो ये कॉन्टेस्ट है उसको कर रहे हैं। और अमेरिका के बारे में सोचना, अमेरिका के बारे में कुछ काम करना वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये उनके 2 सबसे बड़े मुद्दे थे। आप कह रहे हैं गन कल्चर के बारे में, गन कल्चर देखिए हमेशा से रहा है और रिपब्लिकन्स उसमें हमेशा वो रहे हैं जो ये हमारा फ्रीडम है और इसको हम नहीं जाने देंगे। परंतु मैं समझता हूं जो इस इलेक्शन में इतना ज्यादा वो उभर कर नहीं आया, इसको मुद्दा नहीं बनाया गया, क्योंकि ये तो नॉर्मल केस में ऐसा होता है। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा जो अगर मैं आऊंगी तो ये इसको गन्स को मैं इलीगल कर दूंगी या ये जो राइट है उसको मैं हटा दूंगी। तो और जो थे वो अलग अलग छोटे छोटे मुद्दे थे, परंतु अपना जो नैरेटिव था, अपना जो वर्जन था, वो करने में कामयाब नहीं रही। जो अब अबॉर्शन का है वो भी किया तो एक सीमित वर्ग के ऊपर वो इसको कर पाई, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो था, देखिए उन्होंने इकोनॉमी के मुद्दे पर अगर खाली देखा जाए तो उन्होंने उस वाइट अंडर प्रॉस्परस, जो इतनी प्रॉस्परस नहीं है, और जो मिडिल वेस्ट है, आप जब नक्शा देखते हैं तो आप सारा नक्शे में आप लाल लाल देखते हैं जो कि पूरे देश के अंदर है। केवल वेस्टर्न सीबोर्ड, कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन स्टेट को हटा दीजिएगा। यहां पर न्यूयॉर्क स्टेट, मैसाचुसेट्स, कनेटिकट, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर वगैरह उनको हटा दीजिएगा। उसके अलावा पूरा जो देश है वो लाल देश है, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये उनका तजुर्बा रहा है, जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ये जो इकोनॉमी जिसकी तरफ जा रही है,
ये हमारे फायदे के लिए नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ये कर चुके हैं, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये तो बिजनेसमैन हैं, तो ये समझते हैं जो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जब आएंगे तो ये हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए, ये हमारे लिए बेहतर होंगे। तो इसीलिए जो मुद्दे होते हैं, जो रग पकड़ते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे विचार से मुद्दे पकड़े। इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन भी उनके जॉब्स लेते हैं, और इलीगल माइग्रेंट जो होते हैं उनके जॉब्स लेते हैं, और वहां पर क्राइम को ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि अगर आप इलीगली आते हैं। और दूसरा भी देखिए जाए जी, अगर कोई लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अरब अमेरिकन हो, जो वहां पर लीगल तरीके से रह रहे हैं, वो भी अपने देश के इलीगल माइग्रेंट्स को वहां पर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे जो अगर वो आते हैं तो हमारे पास जो अपेक्षा है, हमारे पास जो संभावना है काम करने की, वो हमारे लिए कम हो जाएगी, क्योंकि वो आकर ये वाले जॉब्स ले लेंगे। चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं, तो बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जो ताज़ा आंकड़े सामने आ रहे हैं, और साथ ही चंद्रशेखर, जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा रहा अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिकन, वो उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए जो संरक्षणवाद की जो थ्योरी जिसको लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन्स आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदेमंद दिखाई दे रहा है। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के साथ हम इमिग्रेशन की बात करें, या उसके अलावा इकोनॉमी और इमिग्रेशन को लेकर के तो अभी अशोक जी ने काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। उसके साथ साथ जो जिस तरह से दुनिया में जो सिनेरियो बना हुआ है, उसमें अमेरिका को वहाँ के लोग ये मानते थे कि अमेरिका दुनिया में कुछ बोलेगा तो उससे दुनिया सुनेगी। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या हुआ, चाहे अफगानिस्तान से आप शुरुआत कर लीजिए, और अभी रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया की आप बात कर लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ क्या है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो जो बयान देते हैं, चाहे पश्चिम एशिया को लेकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगातार बयान आते थे कि आप इजराइल पे दबाव डाला जाता था कि वो वहाँ पर ट्रूस कर ले, हमास के साथ युद्ध विराम कर ले, लेकिन वो इजराइल ने वो माना नहीं। ऐसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी अमेरिका की कोई इस तरह की नीति सामने नहीं आई, बल्कि उसके बदले ये आया कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करते रहा, और अमेरिका के अंदर में जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी से यूक्रेन को सपोर्ट करे। तो ये जो संरक्षणवाद का जो फैक्टर है, इसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, इसमें इमिग्रेशन भी आ जाता है, इसमें जो अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह दिखाना, वहाँ का जो राष्ट्रवाद है, जो अमेरिकी राष्ट्रवाद है, कहीं ना कहीं उसको केंद्र में रख के डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े हैं, और इसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। ये इकोनॉमी की हम बात कर लें, बेरोज़गारी है, महंगाई है, या उसके अलावा वहाँ पर जो अमेरिकन हैं उनको नुकसान हो रहा है, वो इसलिए नुकसान हो रहा है क्योंकि अमेरिका जो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी है उसमें अपनी भूमिका बढ़ा रहा है लगातार। इस तरह की जो बातें करते रहे हैं, जो संरक्षणवाद की वो बात करते रहे हैं, या इमिग्रेशन की वो बात करते रहे हैं, एक तरह का खतरा जो अमेरिकी हैं उनको वो लगातार दिखाते रहे हैं। उन्होंने मैक्सिको के साथ दीवार बनाने की बात कही थी, और इमिग्रेशन एक ऐसा मसला है जो अमेरिका के लिए काफ़ी परेशान करने वाला मसला है। अशोक जी अभी बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ के जो अमेरिकी हैं, जो लीगली वहाँ पर जो इमिग्रेंट रह भी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ पर ना आएँ। और ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान उन्होंने 6-7 मुल्कों पर बैन लगा दिया था कि वहाँ के लोग अमेरिका आ ही नहीं सकते। और जो वीज़ा को लेकर के जो ट्रंप की अपनी H-1B वीज़ा या दूसरे जो वहाँ आने का जो वीज़ा या दूसरे साधन है, उसको लेकर के जो ट्रंप की अपनी विचार रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ा है। तो अमेरिकी राष्ट्रवाद और साथ ही साथ अमेरिकी संरक्षणवाद, इन दोनों को ट्रंप ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है, और उसका फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है उनको। बिल्कुल। अभी के ताज़ा आंकड़े क्या कुछ कह रहे चंद्रशेखर? ताज़ा अगर आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूँ, सबसे पहले हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो रॉयटर्स की ओर से आ रहे हैं, और रॉयटर्स के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि कमला हैरिस 182 पर हैं, और ट्रंप जो हैं वो 230 पर हैं। और साथ ही साथ अगर हम जो यूएस लोकल मीडिया है उसकी ओर अगर हम जाना चाहें, तो लोकल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इलेक्टोरल वोट्स जीत चुके हैं 230, कमला हैरिस
210 इलेक्टोरल वोट्स जीत चुकी हैं। स्विंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप की ओर चला गया है, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, इन सभी राज्यों में ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। और ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए जितना ये लाल रंग है ये कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स की बढ़त दिखा रहा है, ये जो ब्लू कलर है ये डेमोक्रेट्स की बढ़त दिखा रहा है, और ये जो इस तरह का कलर है इसमें कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स आगे हैं। विस्कॉन्सिन की हम बात करें या जॉर्जिया की हम बात करें, पेंसिल्वेनिया की हम बात करें, उसके साथ ही साथ मिशिगन की हम बात करते हैं, और अगर हम मिनेसोटा है और उसके अलावा मायने है, न्यू हैम्पशायर है, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स आगे हैं। और एरिजोना की बात करें, ये जॉर्जिया की बात करें, यहाँ पर रिपब्लिकन्स आगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब कुछ घंटे हो चुके हैं जब वहाँ पर काउंटिंग शुरू हो गई है। इधर जो वेस्ट के स्टेट थे यहाँ पर काउंटिंग थोड़ा सा लेट से शुरू हुई थी, लेकिन इन स्टेट्स में जो पहले से माना जा रहा था, जैसे वॉशिंगटन के बारे में है या ओरेगोन के बारे में है, कैलिफोर्निया है, न्यू मैक्सिको है, कोलोराडो है, यहाँ पर ये माना जा रहा था कि डेमोक्रेट्स यहाँ पर बढ़त बनाएंगे। तो इन जगह पे डेमोक्रेट्स बढ़त बना रहे हैं, और जिन जगहों पे ये माना जा रहा था जो रिपब्लिकन्स के गढ़ हैं वहाँ पर रिपब्लिकन्स आगे हैं। और सबका फोकस जो था वो इसके बाद स्विंग स्टेट्स पे आ जाता है। तो स्विंग स्टेट्स पे हम देख रहे हैं कि लगभग नेवादा के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लगभग हर स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एरिजोना में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत कम अंतर था उसमें, जब मैं आपको बता रहा था दोनों 49% समथिंग पे थे, लेकिन अभी कमला हैरिस वहां पर 49.2% पे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर 50% में आ गए हैं। जॉर्जिया में दोनों के बीच में 2% का अंतर है, और मिशिगन की हम बात करें तो दोनों के बीच में वहां पर 6% का अंतर है। नॉर्थ कैरोलिना तो पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप की ओर चला गया है। पेंसिल्वेनिया की हम बात करें तो वहां पर 2-3% का अंतर है। इसी तरह अगर हम विस्कॉन्सिन की बात करते हैं तो वहाँ पर 4% का अंतर है। तो कहीं ना कहीं अब ये 2-3 घंटे बीत चुके हैं जब वहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है, तो रुझान है ये, लेकिन ये शुरुआती रुझान भी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के काफ़ी नज़दीक अब पहुँचते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बता दें आप दर्शकों को कि नवादा में भी जो वोटर गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी शुरुआती में थोड़ी 2-3% की बढ़त ही यहाँ पर बता रहे हैं ट्रंप की, लेकिन अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। तो ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी ये महा कवरेज। तो यहाँ पर जिस तरह के प्रोजेक्शंस अभी सामने आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बढ़त यहाँ पर बना ली है। विवेक जी, चलते चलते आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी बढ़त के साथ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मजबूत स्थिति में यहाँ पर उभरते नजर आ रहे हैं। कोई उम्मीद यहाँ पर किस तरह से कमला हैरिस इस दूरी को कम कर सकती है? विवेक, देखिए लोकल मीडिया, जैसा चंद्रशेखर ने बताया कि लोकल मीडिया में थोड़ा 209, 210 दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा गैप मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी थोड़ा हमें संभल के इस लीड को देखना चाहिए। हालांकि जो क्रिटिकल स्विंग स्टेट्स हैं अगर वो ट्रंप ले जाते हैं जैसा दिख रहा है, तब तो मुश्किल होगा कि कमला हैरिस वापस आ सकेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही क्रिटिकल है कि अगर दो में से, क्योंकि एरिजोना उन्होंने ऑलरेडी लगभग ले लिया, नॉर्थ कैरोलिना ले लिया, एरिजोना बहुत ही कांटे की टक्कर है, लेकिन आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर दो भी पेंसिल्वेनिया और एक और कोई ब्लू वॉल स्टेट ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में पक्का है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर व्हाइट हाउस की जो रेस है वो और भी ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है। काफ़ी रोमांचक मतगणना जारी है, अमेरिकी चुनाव को लेकर हमारी स्पेशल कवरेज भी जारी है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का, अशोक जी, विवेक और चंद्रशेखर जोशी, हमसे जुड़ने के लिए। लगातार इस महा कवरेज के जरिए हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।